हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अगर दो सेट हमारे ए एंड बी गिवन है तो हम लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड किया था। जिसमें सेट ए की एंट्री ऑर्डर्ड पेयर में पहले आती है और सेट बी की एंट्री बाद में आती है। अब हम लोग डोमेन को डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है इसको देखेंगे। तो हमारा जो डोमेन होता है वो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री होती है इनटू द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर में जो डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री होंगी वो हमारा डोमेन कहलाएगा। इसी तरह से जो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर की जो डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्री होंगी वो हमारा कोडोमेन कहलाएगा। देखते हैं। तो पहले आते हैं डोमेन। तो बच्चों आर डिस्टिंक्ट first entries into the ordered pair of A cross B are distinct first entries into the ordered pair of A cross B. is called domain। इसी तरह से कोडोमेन की बात कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को हम लोग समझेंगे तो चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो कम टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? ऑल डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्रीज इनटू द ordered pair of A cross B is called codomain। तो बच्चों ऐसे अगर देखा जाए तो जब हम लोग A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो फर्स्ट एंट्री किसकी होती है? सेट A की। सेकेंड एंट्री किसकी होती है? सेट B की। इनडायरेक्ट में अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी में जो हमारा डोमेन होगा वो इक्वल टू सेट ए होगा और कोडोमेन हमारा क्या होगा? इक्वल टू सेट बी। लेकिन अब तुम कहोगे तो सीधा सीधा फिर लिखा देना चाहिए, जब फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री ये करके क्यों लिखाया जा रहा है? तो इसलिए लिखाया जा रहा है कि जब बी क्रॉस ए में आओगे
इसलिए मैंने फर्स्ट, क्योंकि बी क्रॉस ए में फर्स्ट एंट्री बी की आएंगी, सेकेंड एंट्री ए की आएंगी, इसलिए मैंने फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री करके लिखाया है। जैसे बी क्रॉस ए में मतलब सेट ए हमेशा डोमेन नहीं होता है। फर्स्ट एंट्री किसकी आएंगी, तो बी क्रॉस ए में फर्स्ट एंट्री किसकी होंगी ऑर्डर्ड पेयर में, सेट बी की। बिल्कुल सही। तो इसमें डोमेन बच्चों हमारा हो जाएगा सेट बी, कोडोमेन हमारा हो जाएगा सेट ए। तो ये इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे सेट ए हमारा है 1, 2, 3, सेट बी हमारा है ए, बी, सी। तो बच्चों ए क्रॉस बी हमारा जो होगा 1, ए, 1, बी, 1, सी। इसी तरह से 2, ए, 2, बी, 2, सी, 3, ए, 3, बी, 3, सी। ये हमारा जो है ए क्रॉस बी आ गया। ये ए क्रॉस बी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर की डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री, तो देखो बच्चों जैसे हम लोग x1, y1 लिखते हैं तो ये कहलाता है फर्स्ट एंट्री और ये कहलाता है सेकेंड एंट्री। ये आप लोग अच्छे से जान लीजिए। तो फर्स्ट एंट्री देखो कौन सी है, 1, ये देखो फर्स्ट एंट्री, इनको मैं मार्क कर रहा हूं, ये ऑर्डर्ड पेयर की सब फर्स्ट एंट्री है, ये सारी फर्स्ट एंट्री है। 1 3 बार, 2 3 बार, 3 भी 3 बार आया है, लेकिन हमको चाहिए डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री। तो जब हम डोमेन इसका लिखेंगे, ये डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी है एक तरीके से, ये ए क्रॉस बी का डोमेन है 1 2 3। तो ये इक्वल टू देखो बच्चों सेट है पूरा पूरा, ये तो सेट था हमारा। जब को डोमेन आप लिखोगे तो ए, बी, सी, ये पूरा पूरा सेट भी है बच्चों हमारा। क्योंकि कोडोमेन का डेफिनेशन क्या है, आर डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्री। अब देखो मैं सेकेंड एंट्री को मार्क कर रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सेकेंड एंट्री है, ये सारी सेकेंड एंट्री है, ए बी सी, ये भी सेकेंड एंट्री है, ए बी सी। ये सेकेंड एंट्री ये है। फिर देखो ये सेकेंड एंट्री है ए बी सी। तो ए 3 बार आया, बी 3 बार आया, सी भी 3 बार आया, लेकिन हमको डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्री चाहिए। तो ए 3 बार आया इसका मतलब नहीं ए, तुम 3 बार लिख दो। डिस्टिंक्ट तो ए एक ही बार काउंट होगा। ए इसी तरह बी 3 बार आया लेकिन एक बार लिखा जाएगा फाइनल आंसर में। सी 3 बार आया है क्योंकि हमको डिस्टिंक्ट चाहिए, तो वो देखो ए बी सी, ये बच्चों हम लोगों ने यहां मेंशन किया। तो जो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें जो डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री है वो डोमेन में जाएंगी, डिस्टिंक्ट सेकंड एंट्री कोडोमेन में जाएंगी, या सीधा सीधा अगर आप कहना चाहें तो ए क्रॉस बी में जो सेट ए है ये डोमेन होगा और जो सेट बी है ये कोडोमेन होगा। जैसे हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे R फ्रॉम A टू B है, तो ये पूरा कंप्लीट सेट है,
कंप्लीट सेट ए विल बी डोमेन। इसी तरह से ये जो कंप्लीट सेट बी विल बी कोडोमेन। जो कंप्लीट सेट बी है, कंप्लीट सेट बी वो हमारा किस में जाएगा बच्चों? कोडोमेन में जाएगा। जो कंप्लीट सेट बी है वो हमारा कोडोमेन में जाएगा। अब जो है रेंज को समझते हैं। तो बच्चों जो हमारा रेंज होता है इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। रेंज भी सेकेंड एंट्री है, रेंज भी सेकेंड एंट्री है। अब तुमको कोडोमेन भी तो सेकेंड एंट्री था, लेकिन जो रेंज हमारा होता है वो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका सेकेंड एंट्री होता है। रेंज जो है वो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर की सेकेंड एंट्री होता है। और रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो है वो कंप्लीट ए क्रॉस बी हो ये जरूरी नहीं है। रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। तो ए क्रॉस बी के सबसेट में जो सेकेंड एंट्री आएंगी वो रिलेशन में जाएंगी। तो रेंज हम लोग नोट करते हैं all distinct second entries into the ordered pair of any relation of A cross B are distinct second entries into the ordered pair of any relation of A cross B. रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए भी कह सकते हो। तो यहां सिंपल हम लोग रिलेशन केवल इसको मेंशन करते हैं। तो कि सबसेट हम लोग किसी का भी उठा सकते हैं, ए क्रॉस बी का भी उठा सकते हैं, बी क्रॉस ए का भी उठा सकते हैं। जब बी क्रॉस ए होगा तो वहां सेट बी डोमेन होगा, सेट ए को डोमेन होगा। ऐसा नहीं कि रिलेशन केवल ए क्रॉस बी का ही डिफाइन हो। हम ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, कोई भी दो नाम ले लेते हैं तो जनरल डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। तो आर डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्रीज into the ordered pair of any relation. तो रेंज जो है वो भी सेकेंड एंट्री है, लेकिन ये रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका सेकेंड एंट्री। और रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू ही इसको हम लोग बच्चों समझते हैं। सपोज ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, और हमने ए क्रॉस बी लिखा, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। ये हमने ए क्रॉस बी लिखा। अब रिलेशन हम लोग उठाते हैं। सपोज हमने रिलेशन R1 लिया। रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम लोग रिलेशन R1 यहां पे ले रहे हैं, तो रिलेशन में सपोज हमने एलिमेंट्स लिए 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा बी, 1 कॉमा बी। रिलेशन R1 में हमने बच्चों जो एलिमेंट्स लिए हैं 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, ये हमने एलिमेंट्स उठाए हैं। एक रिलेशन R2 हम लोग ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। अब बच्चों रेंज डिस्कस करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग इसका रेंज निकालें, रेंज ऑफ R1 रिलेशन, तो देखो इसमें सेकेंड एंट्री 1 ए, बी, बी, बी। ए आया एक तो डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्री में, बी हालांकि 3 बार आ रहा है, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा बी, 1 कॉमा बी, बट वो ओवरऑल एक ही बार लिखा जाएगा। तो रेंज ऑफ रिलेशन R1 हमारा ये होगा बच्चों, ए कॉमा बी। रेंज हमेशा रिलेशन से उठाया जाएगा, मोटा मोटा ये याद रखो। और रेंज ऑफ R2 अगर हम लोग बात करें तो ए, हालांकि एलिमेंट इसमें 3 ही है, जबकि R1 में 4 एलिमेंट थे, लेकिन उसमें बी 3 बार रिपीट कर गया था तो एक ही बार लिखा गया, ए एक बार आया था। इसमें देखो ए, बी, सी तीनों एक एक बार आए हैं, एलिमेंट भी 3 ही हमने उठाए, लेकिन देखो ये रेंज ऑफ R2 हो गया। और इसमें एक एलिमेंट ज्यादा भी है। R1 का जब रेंज हमने निकाला था उसमें ए कॉमा बी थे केवल, इसमें ए, बी, सी 3 एलिमेंट है। और ये पूरा पूरा सेट बी के इक्वल भी हो रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, रेंज बहुत होगा तो कोडोमेन के इक्वल, रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। और रेंज में कोई भी एंट्री कोडोमेन से बाहर की भी नहीं होगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। सामने देख लीजिए, रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। और रेंज में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं होगी जो कोडोमेन से हटके हो। कोडोमेन अगर ए, बी, सी है तो रेंज में जो भी एंट्रीज होंगी वो उसी कोडोमेन से ही उठाई गई होंगी। तो ये हमारा रेंज का फंडा है। मोटा मोटा बच्चों आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो डोमेन कोडोमेन है वो डायरेक्टली ए क्रॉस बी पे डिपेंड करता है। डोमेन कोडोमेन हमारा डायरेक्टली ए क्रॉस बी पर डिपेंड करता है, लेकिन रेंज जो है वो डायरेक्टली रिलेशन पे डिपेंड करता है। हालांकि इनडायरेक्ट में भाई रिलेशन में एंट्री किसकी आएंगी? रिलेशन में एंट्री तो ए क्रॉस बी की ही आएंगी। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पॉइंट मैं मेंशन भी कर देता हूं, आपका ये पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूं नोट में। डोमेन एंड कोडोमेन directly depends on A cross B, but range depends on relation of A cross B. Domain and codomain directly depends on A cross B, but range depends on relation of A cross B. तो इन तीनों में जो अंतर है वो बच्चों आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी हमने डिफाइन किया है, तो ए क्रॉस बी में सेट ए डोमेन होगा
सेट बी कोडोमेन होगा। फिर रेंज जो उठेगा वो रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनकी सेकेंड एंट्री से उठेगा। ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें जो डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री है, आप ये भी कह सकते हो, वो डोमेन में जाएंगी। डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्री वो पूरा पूरा कोडोमेन में जाएंगी। इसके बाद आता है रेंज। रेंज जो है वो भी डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्री होगा, लेकिन वो रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उससे उठेगा। सो आई थिंक इस एक एग्जांपल से आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर होता है। कोडोमेन और रेंज फिर से एक बार सुन लीजिए। कोडोमेन भी सेकेंड एंट्री है, लेकिन वो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर की सेकेंड एंट्री है, और जो रेंज है वो रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनकी सेकेंड एंट्री होगा। रेंज में कोई भी एंट्री कोडोमेन से बाहर की नहीं होगी। हां, इतना जरूर है कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है। इन जनरल आप ये कहोगे कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होगा। तो ये भी नोट में आप लिख लीजिए। इन जनरल रेंज विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसी प्रोसेस को अगर हम लोग मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग। मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे पता लगाएंगे। जैसे सेट ए हमारा 1 2 3 है, सेट बी हमारा ABC है, ए क्रॉस बी पीछे हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और हमने एक रिलेशन लिया R1 1, A 2, B 1, B 3, B। एक रिलेशन R2 मैंने लिया 1, A 2, B 3, C। अब बच्चों मैं इसका मैपिंग बना रहा हूं, मैपिंग ऑफ R1। तो R1 का मैं मैपिंग बच्चों बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे 1 2 3 हैं, ये ABC हैं। अब R1 का मैपिंग मैं बना रहा हूं, तो R1 में देखो 1, A, तो 1 कनेक्टेड विद A, 2 कनेक्टेड विद B, 1 आल्सो कनेक्टेड विद B, 3 कनेक्टेड विद B। ये हमारा कनेक्शन है। तो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बच्चों हम लोग देखें तो जो ये मैपिंग ऑफ R1 आप लोगों के सामने है। तो अगर मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कंप्लीट सेट A है ये डोमेन होगा, कंप्लीट सेट B को डोमेन होगा, और जो कनेक्टेड एलिमेंट है सेट B के वो रेंज में जाएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग अगर हम लोग देखें तो कंप्लीट सेट A विल बी डोमेन, कंप्लीट सेट B will be codomain, complete set A
डोमेन होगा, कंप्लीट सेट बी हमारा कोडोमेन होगा, और जो कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट बी है बच्चों, जो सेट बी के जो कनेक्टेड एलिमेंट है, अब कनेक्टेड एलिमेंट में देखो यही आ रहा है, एक ए आपका आ रहा है और एक बी आ रहा है, तो जो कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट बी है, जिनको कि तुम एक्चुअल आउटपुट बोलते हो, जिनको कि तुम क्या बोलते हो बच्चों, एक्चुअल आउटपुट, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल आउटपुट। तो रेंज में हमारा जाएगा all connected element of set B will be range. तो जितने भी हमारे कनेक्टेड एलिमेंट हैं, ऑल कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो जैसे अगर हम लोग डोमेन ऑफ R1 की बात करें तो 1 2 3, रेंज ऑफ R1 की बात करें तो A B C कोडोमेन ऑफ R1, कोडोमेन ऑफ R1 की बात करें तो ए बी सी, और अगर हम लोग रेंज ऑफ R1 की बात करें तो केवल 2 एलिमेंट आएंगे जो कनेक्टेड एलिमेंट है। यही तुम्हारे एक्चुअल आउटपुट होते हैं, और जो कंप्लीट सेट भी है इसी को तो हम लोग पॉसिबल आउटपुट कहते थे। भाई हमारा जो डोमेन कहलाता था, डोमेन क्या था, इनपुट वैल्यूज। अगर मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कोडोमेन क्या था, पॉसिबल आउटपुट। और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो ये तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट। रेंज हमारा क्या है, एक्चुअल आउटपुट। रेंज हमारा क्या है, एक्चुअल आउटपुट। भाई जब भी कोई मशीन चलता है, मशीन जब प्रोसेस में आता है तब एक्चुअल आउटपुट मिलना शुरू होते हैं। तो यही जो एक्चुअल आउटपुट है, जब मशीन के प्रोसेस में आने के बाद जो आउटपुट मिलते हैं, जो एक्चुअल आउटपुट होते हैं, वही हमारा रेंज होते हैं। भाई पॉसिबल आउटपुट तो वो तो पहले से डिफाइन कर दिए जाते हैं कि जब मशीन का एक प्रिंसिपल बनता है कि भाई इस मशीन में तुम ये इनपुट कर सकते हो, ये आउटपुट मिलेगा तुमको, फिर मशीन चलेगा तब एक्चुअल आउटपुट मिलना शुरू होते हैं। वो लास्ट टाइम पे मैंने डिफाइन किया था। जो एक्चुअल आउटपुट होते हैं दैट विल बी द रेंज। अब जैसे हम लोग रिलेशन R2 का मैपिंग बनाते हैं, रिलेशन R2 ये आप लोगों का है, इसका मैं मैपिंग बनाता हूं, ठीक है ना। तो हमारा जो रिलेशन R2 है 1, A 2, B 3, C, ये हमारा रिलेशन R2 है। तो इसका मैपिंग हम लोग बनाते हैं R2 फ्रॉम A to B। इसमें आपका 1 2 3 आ जाएगा, इधर ये A B C आ जाएंगे। 1 A से कनेक्टेड है, 2 B से कनेक्टेड है। आप देख रहे होगे बच्चों सब लोग, ये रिलेशन R2 है तुम्हारा, और 3, C ये है।
1,A, 2,B, 3,C। तो यहां पर अगर हम देखें तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया, क्योंकि जब कनेक्टेड एलिमेंट में जाओगे तो एबीसी तीनों कनेक्टेड है। तो यहां पर अगर हम लोग R2 रिलेशन की डोमेन की बात करें तो 1 2 3 भाई कंप्लीट सेट ए डोमेन, कंप्लीट सेट बी हमारा कोडोमेन, और जो रेंज जाएगा वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। तो रेंज बहुत होगा कोडोमेन के इक्वल, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है, और रेंज में कोई भी एंट्री कोडोमेन से बाहर की भी नहीं होगी। तो ये अंतर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल सेंस में जाएं, मशीन के सेंस में जाएं, तो डोमेन हमारा क्या होता है? इनपुट वैल्यूज, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। कोडोमेन क्या होता है? पॉसिबल आउटपुट। रेंज क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट। ये तब मिलता है जब मशीन प्रोसेस में आता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, पहले इसको आप लोग अच्छे से एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आते हैं एग्जांपल पर। फॉर गिवन मैपिंग फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो गिवन मैपिंग के लिए हम लोगों को डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बच्चों फाइंड आउट करना है। मैपिंग आपका ये है, आर फ्रॉम ए टू बी, x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4। ये मैपिंग है। तो देखो, तुम इसको ऐसे मान के चलो कि ये मशीन का एक प्रिंसिपल था, ये एक सिद्धांत हमने मशीन का डिफाइन कर दिया कि इस मशीन में ये इनपुट है और ये पॉसिबल आउटपुट है। अब देखो अब ये क्या है? ये मशीन चल रहा है, अब मशीन प्रोसेस में है। x1 इनपुट किया तो y1 आया, x2 इनपुट किया तो भी y2 आया, x3 इनपुट किया तो y2 आया, x4 इनपुट किया तो y3 आया, y4 किसी में नहीं आया। तो ये एक्चुअल आउटपुट है। ये जो कनेक्शन है ना, एरो जो दिख रहा है आपको, ये एक तरह से तुम ये कह सकोगे कि मशीन चल रहा है, मशीन प्रोसेस में है। उसका पहले एक प्रिंसिपल डिफाइन था कि ये मशीन है, इस मशीन में ये पॉसिबल इनपुट है, ये पॉसिबल आउटपुट है, कंप्लीट सेट है, ये पॉसिबल इनपुट, ये पॉसिबल आउटपुट। फिर मशीन चला, हमने मशीन में वैल्यू रखना शुरू किया, हमने x1 रखा, ठीक है ना, हमारा मशीन है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है ना, b इक्वल टू आर ऑफ ए। अब ये मशीन चल रहा है, ठीक है ना। तुमने यहां x1 रखा तो y1 आउटपुट आया, x2 रखा तो तुमको y2 मिला, x3 रखा तब भी तुमको y2 मिला, x4 रखा तो तुमको y3 मिला। अब ये मशीन प्रोसेस में है, चल रहा है, उससे जो आउटपुट मिलना शुरू हुए वो एक्चुअल आउटपुट है, वो रेंज में जाएंगे। या मोटा मोटा मैपिंग में देख रहे तो जो कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट भी है वो रेंज में जाएंगे। खत्म। तो हमारा डोमेन हो गया बच्चों, फॉर गिवन रिलेशन जो डोमेन हो गया वो हो गया x1 x2 x3 x4। कोडोमेन हो गया गिवन मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से y1 y2 y3 y4। और हमारा रेंज हो गया, रेंज में कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट भी, ठीक है ना, तो वो y1 y2 y3 आ गया। ये हमारा फाइनल जो है आंसर हो गया। सो आई थिंक चीजें आप लोगों को काफी कुछ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन था रिलेशन का, वो आज हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस पर सीधे सीधे आऊंगा। उसमें रिलेशन के जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो नाउ वी स्टॉप हियर।